हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट देखा था एपिसोड के एंड पर फेंग शीजन का एंट्री हो चुका था। सो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तो बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में फेंग शीजन एम्पायर को कहता है ये जूनियर डिवाइन फोनिक्स सेक्ट का फेंग शीजन है जो यह ऑनरेबल ब्लू वाइंड एम्पायर को रिस्पेक्ट देने आया है, लेकिन माफ करना बिना बताए मैं यहाँ आ गया। जहाँ उसे देखकर लोग बाग कहने लगते हैं डिवाइन फोनिक्स सेक्ट नंबर 1 सेक्ट है और ऊपर से डिवाइन फोनिक्स एम्पायर ही सेक्ट मास्टर है और सारे के सारे डिवाइन फोनिक्स एम्पायर फैमिली मेंबर्स डिवाइन फोनिक्स सेक्ट का पार्ट है और वो है प्रिंस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग जिसके मुट्ठी पूरे आकाश को कवर कर सकता है। और उसे देखकर एम्पायर भी शॉक्ड है। सो वो पूछता है कि क्या तुम सचमुच प्रिंस हो। जहाँ डिवाइन फोनिक जेट निकल कर फेंग कहता है कि ये देखो मेरा पास डिवाइन फोनिक जेट है, तो ये प्रूफ है कि मैं डिवाइन फोनिक्स एम्पायर का प्रिंस हूँ। जो देखकर एम्पायर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा नोबेल फैमिली से कोई हमारे घर पधारेगा, वो भी डिवाइन फोनिक्स एम्पायर से। सो ये सचमुच हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। और फिर एम्पायर सर्वेंट से कहता है कि जल्दी करो, नोबेल गेस्ट के लिए बैठने के लिए जगह दे दो। जहाँ फेंग शीजन कहता है कि नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं, हम्बल वन यहाँ आया एक इंपॉर्टेंट मैटर के लिए। सो मैं वंडर हूँ क्या ब्लू वाइंड एम्पायर गैस कर सकेंगी कि हम्बल वन यहाँ किस लिए आया है। जहाँ एम्पायर कहता है कि शायद से प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए जो हर 25 साल में एक बार होता है। जहाँ फेंग शीजन कहता है मुझे लगा कि आप उसके बारे में भूल चुके हो। और खैर बाकी 5 महीने बाद 39 स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट मेरी डिवाइन फोनिक्स सेक्ट पर शुरू होगा, तो मेरा सेक्ट सारे स्काई एक्सपर्ट के लिए वेट करेगा। लेकिन इस बार का टूर्नामेंट पिछले वालों से काफी अलग होगा। तो सुनकर लिटिल जाय कहता है मुझे आश्चर्य है कि ब्लू वाइंड एम्पायर पहले प्रीमोडियल प्रोफाउंड आर्क के बारे में सुना है। और फिर आगे जाय कहता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से हर 300 साल में प्रीमोडियल प्रोफाउंड आर्क अपेयर होता है। सो इंडेड उसका टाइम हो चुका है। जहां उसका बड़े भाई कहता है कि लेकिन भूलना मत, इतने सालों में से ब्लू वाइंड एम्पायर प्रैक्टिशनर को प्रीमोडियल प्रोफाउंड आर्क को अप्रोच करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तभी फेंग शीजन कहता है राइट, हाफ महीने पहले फोनिक्स सिटी के ऊपर प्रीमोडियल प्रोफाउंड आर्क अपेयर हो चुका था, जिसका टूर कंपटीशन का कंक्लूजन के दिन पर ओपन किया जाएगा। सो कंपटीशन में उन 3 नेशन जो टॉप 3 में आएगा उन्हें उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और रैंकिंग टूर्नामेंट बस आधा कारण था हम्बल वन का यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये हम्बल वन पर्सनली किसी और हाफ के लिए भी यहाँ आया है। और वो हाफ है आपका न्यू नोबेल सन इन लॉ यूंजी, क्योंकि उसके बॉडी में मेरे डिवाइन फोनिक्स फैमिली ब्लड लाइन से रिलेटेड गंभीर मामला छिपा हुआ है। चाहे यूंजी कहता है क्या तुम्हारे सेक्ट के ब्लड लाइन से रिलेटेड कोई गंभीर मामला है। और फिर आगे यूंजी कहता है कि क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लू वाइंड एम्पायर पर पला बड़ा हूँ और मैं कभी भी डिवाइन फोनिक्स एम्पायर पर आधा कदम भी नहीं रखा, तो मैं आपके ब्लड लाइन से थोड़ा भी रिलेटेड कैसे हो सकता हूँ। तभी डिवाइन फोनिक्स सेक्ट का एक पर्सन फायर अप होकर कहता है कि 2 साल पहले ब्लू वाइंड एम्पायरियन टूर्नामेंट पर दूसरों ने आपको पर्सनली फोनिक्स फ्लेम को यूज करते हुए देखा था। सो इससे ये पता चलता है कि आप निश्चित रूप से एक नाजायज बच्चे हो जिसे हमारे सेक्ट का एक बदमाश डिसाइपल ने बाहर छोड़ दिया है। और यही सही है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास डिवाइन फोनिक्स सेक्ट की ब्लड लाइन ना होता तो तुम कैसे छोटे से प्रैक्टिशनर जिसका ना कोई आगे था ना कोई पीछे, जो ब्लू वाइंड एम्पायर पर ग्रो हुआ, वो कैसे आज के दिन में इतना ग्रेट अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। तभी फेंग शीजन कहता है कि ऑल राइट, आज शादी है ब्लू वाइंड एम्पायर के बेटी की, तो तुम दोनों को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर यूंजी को वो आगे कहता है यूंजी हम बस तुम्हारा ब्लड चेक करना चाहते हैं, सो क्या तुम खुद से तुम्हारा ब्लड देने के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें प्रिंस का मदद चाहिए। जहाँ यूंजी कहता है मेरा स्किन हेयर मेरे पेरेंट्स की देन है और हम दोनों ना ही दोस्त है ना ही एनिमी, सो तुम्हें किसने हक दिया मुझसे मेरा खून मांगने का। जहाँ फेंग का चेला कहता है कि बदतमीज तेरा ये मजाल जो तू हाइनेस के सामने रूट हो रहा है। और फिर वो फेंग को कहता है कि हाइनेस आप बस मुझे हुक्म दे दो, मैं उसे अभी सीज करके ब्लड निकाल लूंगा। तभी फेंग यूंजी को कहता है कि यूंजी जब से मैंने ब्लू वाइंड एम्पायर पर कदम रखा तब से मैं तुम्हारे एरोगेंस के बारे में बहुत सुन रहा था और अभी देख भी लिया। सो आज मैं पर्सनली तुम्हारा ब्लड रिलीज करके उसे खेलूंगा। और फिर पावर अप होता है वो और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम चीज़ों को थोड़ा मज़ेदार बनाओगे मेरे लिए। तभी एम्पायर फेंग का पावर देखकर कहता है कि ए थ्रोन ऑफ पावर नॉट गुड। और फिर एम्पायर प्रिंस को कहता है कि 13 प्रिंस प्लीज मेरे बात को सुनो, लेकिन प्रिंस नहीं सुनता और वो यूंजी पर अटैक करता है। चाहे यूंजी अटैक को डॉज करके कहता है अगर तुम में काबिल
काबिलियत है तो मेरे पीछे आ जाओ। जहाँ गुस्से से प्रिंस कहता है अच्छा तो तुम भागना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें भागने दूंगा नहीं। तभी प्रिंस भी पीछे पीछे तेजी से बाहर आ जाता है और युनजी को बाहर रुका हुआ देखकर कहता है भागो, खड़े क्यों हो, क्योंकि प्रिंस को बहुत दिन से हाइड एंड सीक खेलना है। जहाँ सैवेज युनजी कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? तो सुन, आज मेरा शादी की दिन है और मैं मेरा वेडिंग हॉल तेरे खून से गंदा करना नहीं चाहता। जो सुनकर प्रिंस गर्मा जाता है और कहता है अब तो मुझे सचमुच जानना है कि इतना घमंड कहाँ से आ रही है, और उससे भी ऊपर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि असली फोनिक्स फ्लेम किसे कहते हैं। और फिर वो भयंकर फोनिक्स फ्लेम युनजी पर छोड़ता है जिससे धमाका तो बहुत होता है, लेकिन धमाका हटने पर युनजी कहता है मैं तो एटम बम समझ रहा था लेकिन ये तो फुलझड़ी निकला, क्योंकि युनजी कहता है लगता है कि 13 प्रिंस का फ्लेम प्यूरिटी मेरे आधे का समान भी नहीं है। और तभी प्रिंस फैंग का शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिलता है और साथ ही उसके चेले का भी, क्योंकि पहले तो वो बोलता है उसने हाइनेस की अटैक से बच कैसे गया और दूसरी बास्टर्ड ब्लड लाइन चाइल्ड से हमें प्रेशर क्यों फील हो रहा। तभी प्रिंस कहता है बास्टर्ड चाइल्ड ये प्रिंस सबसे ऊंचा डिवाइन फोनिक्स फ्लेम पॉजेस करता है तो अभी उसके फ्लेम पर मर, द पावर ऑफ द डिवाइन फोनिक्स डोमेन। और फिर सीन में बहुत भयंकर धमाका होने लगता है क्योंकि फेंग शिजन पूरा जोरों शोरों से युनजी पर अटैक करते जाता है लेकिन बैडस युनजी का वो कुछ उखाड़ नहीं पाता, जो आप देख सकते हो। और फिर युनजी भी फोनिक्स फ्लेम का कमाल दिखाने लगता है, आई मीन फेंग शिजन के फ्लेम को काउंटर करके बुझा देता है, जो देखकर फेंग शिजन दंग रह जाता है और उतने में युनजी उसके ऊपर तुरंत स्टार स्क्रोचिंग डीमन लेटस कास्ट कर देता है, जो देखकर फेंग शिजन के लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। और जहाँ मार खाकर फेंग शिजन कहता है कि नामुमकिन, तुम एक बास्टर्ड आर्थ प्रोफाउंड रियल्म का हो, सो तुम प्रिंस के फोनिक्स ब्लड लाइन को कैसे बीट कर सकते हो। और ये सब कुछ नंगे आंखों से देखकर शेव सेक्ट का एल्डर कहता है कि ही डिफीटेड डिवाइन फोनिक्स प्रिंसेस, फोनिक्स फ्लेम्स एंड फोनिक्स डोमेन। मुझे डर है कि शेव सेक्ट का कोई अभी उसे हरा भी सकता है, सो उससे दूर रहने में ही हम सबका भलाई है। और तभी फेंग शिजन को इस हाल में देखकर उसका सर्वेंट युनजी पर चार्ज करने बढ़ता है, लेकिन रास्ते में गॉडेस किंग यू उसे कहती है कि डोंट मूव, क्या तुम लोग नंबर्स का फायदा उठाना चाहते हो। और जहां फ्लेम सेक्ट वाले कहने लगता है कि तू है एक छोटी सी लड़की, क्या तू मौत को ढूंढ रही हो हमें रोक कर। जहां मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों इन लोगों का कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बीफ लेने से पहले उन लोगों ने बैकग्राउंड चेक किया ही नहीं। तभी वही होता है जो हम सोच रहे थे, मीन्स जैसे ही बुर्बक लोगों ने किंग यू पर अटैक किया, किंग यू शोबाजी करने लगती है और बड़े ही आराम से उन्हें कैप्चर भी कर लेती है। और कैप्चर होने के बाद उन लोगों में अकल आता है और वो सोचते हैं कि उसके आइस एट्रीब्यूट असलियत में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे फोनिक्स फ्लेम को भी बुझा सकती है। और फिर वो आगे कहता है कि आखिर इस छोटे से नेशन ब्लू एंड एम्परल सिटी में इतना खतरनाक टैलेंट कैसे है। और फिर गॉडेस युनजी को पुकारती है, लेकिन युनजी फेंग शिजन को गंदे तरह पीटने लगता है, आई मीन फोनिक्स फ्लेम किसे कहते हैं वो उसे दिखाने लगता है। और बूम बम और खतरनाक मूव देखकर जायका बड़ा भाई शॉक्ड होता है और कहता है ये तो डिवाइन फोनिक्स सेक्ट एम्परर प्रोफाउंड प्रोटेक्टिव आर्मामेंट है। और फिर वो आगे कहता है कि फोनिक्स ट्रेजर टूनिक। और तभी वो बंदा जिसे किंग यू ने सबक सिखाया वो हाइनेस के लिए फिक्रमंद होता है, क्योंकि हाइनेस का हालत खराब हो चुका है। और वो डर के मारे बाकियों को कहता है कि चलो यहाँ से चले, लेकिन जाते हुए वो बंदा कहता है कि एक बास्टर्ड चाइल्ड ने ये सब किया, बदला तो हम लेके रहेंगे, चाहे युनजी भी लाइक इतना भी जल्दी क्या है। और फायर अप होकर भाई आगे कहता है कि तुम लोगों ने खुद आके मेरे वेडिंग डे को बर्बाद किया और फिर ऐसे ही जाना चाहते हो। और फिर भाई आगे कहता है कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, लेकिन फेंग शिजन को एक हाथ और एक पैर यहाँ छोड़कर जाना होगा। जहाँ दोनों कहने लगते हैं कि बदतमीज लड़का, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डिवाइन फोनिक्स एम्पायर प्रिंस को धमकाने की। और फिर दोनों युनजी को सामने से ऑफर देता है, कहते हुए कि हम तुम्हें हमारे हाइनेस की एक बाल भी बाका करने नहीं देंगे। चाहे युनजी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में गुदा नहीं है। और फिर युनजी उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, तो जैसे ही वो कूदता है तो बाकी लोगों को किंग यू कहते हैं कि सबके सब फाइट से दूर रहो, इसमें इन्वॉल्व मत होना। यानी शी इनडायरेक्टली सेस मेरा मर्द है वो, अगर किसी ने छुआ भी तो उसका हार्ट काट कर रख दूंगी। और तभी फोनिक्स फ्लेम सेक्ट सीनियर युनजी को कहता है कि जूनियर तू अपना मौत ढूंढ रहा है, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही युनजी तबाही मचा देता है, जिससे बाकियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किंग यू को खुद बैरियर बनाना पड़ा। लेकिन ब्लास्ट हटने के बाद वो पर्सन खसने
लगता है और कहता है कि हाइनेस क्या आप ठीक हो, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो शॉक्ड होता है क्योंकि हाइनेस अपने जगह में नहीं है बल्कि हाइनेस योंजी के कदमों पर है। और वो देखकर वो पर्सन चीखने लगता है और कहता है कि हिम्मत कैसे हुआ हाइनेस के साथ ये करने का, चाहे योंजी भी लाइक क्या मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद उन लोगों का आकार थोड़ा कम होने लगते हैं। सो वो योंजी को कहता है कि योंजी हाइनेस को रिलीज करो, हम हमारा हार को एक्सेप्ट करते हैं और जैसे ही तुम हाइनेस को छोड़ते हो हम कोई मूव नहीं करेंगे बल्कि सीधा यहाँ से चले जाएंगे। चाहे योंजी कहता है कि क्या हुआ अगर मैं इसे जाने ना दूं, तुम लोग जा सकते हो और वापस आना, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। फ्लेम सेक का पर्सन कहते कि हालांकि हमने तुम्हें पहले ऑफेंड किया लेकिन अगर तुम प्रिंस को जाने देते हो तो हम पास्ट को भूल जाएंगे। और फिर वो आगे कहता है कि ट्रस्ट में आज का बात कोई भी जिक्र नहीं करेगा, अगर वो करता है तो चाहे वो किसी भी क्लैन का क्यों ना हो उसे एनाइलेट किया जाएगा। चाहे योंजी कहता है तुम्हारा ये शब्द मेरे इंटेलिजेंस का मजाक बना रहा है और आज जो लोग इस मामले को सबसे ज्यादा कम फैलना चाहेगा वो तुम ही हो और इसके बावजूद आप इसे ही सौदेबाजी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे कि मैं एक मूर्ख हूँ। और फिर उन्हें बहुत भयंकर रूप से योंजी डरा देता है, लेकिन योंजी जो कहा वो सारे के सारे वो मीन भी करता है। लाइक वो शॉट उठाकर कहता है कि तुमने मेरे शादी में खलल डाला और मुझे बहुत दुखी कर दिया। और फिर जैसे जैसे योंजी शॉट नीचे लाता है तो सबके सब यहाँ तक फेंग शीचेन भी कहता है कि मुझे जाने दो और जैसे ही उसका सीनियर कहता है कि योंजी ज्यादा दूर मत जाओ, चाहे योंजी कहता है कि तुम्हें जो बकना है तुम बक सकते हो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पैरों के तले जो कीड़ा मौजूद है क्या वो मेरे अगले बार से भी बच पाएगा। जहाँ फेंग शीचेन कहता है कि चलो अभी मुझे जाने दो। तभी एम्पायर आकर कहता है कि योंजी प्रिंस अभी यंग है इसलिए वो जल्दबाजी में काम करता है और आज के दिन वो एक मेहमान है और उसे ऑलरेडी सबक मिल चुका है। सो अगर तुम आज उसे मार देते हो तो उससे किसी साइड को कोई फायदा नहीं होगा, तो क्यों ना तुम उसे आज जाने दो। जहाँ योंजी ग्रीटिंग के साथ कहते हैं कि हालांकि मैं अभी भी गुस्सा हूँ लेकिन जबकि ये मेरे मैजेस्टी का आदेश है, योंजी वास्तव में उसे सर आंखों पर रखना पसंद करेगा। लेकिन मनी मन योंजी कहता है कि बेटा मैजेस्टी के कारण आज तू बच गया लेकिन मामला अभी मिटा नहीं है क्योंकि तूने जो ब्लू वाइंड एम्परल सिटी में किया उसका भरपाई तुझे करना ही होगा। तभी बाकी लोग मास्टर के इस काइंडनेस के लिए उन्हें शुक्रिया कहते हैं। जहाँ एम्परर कहता है इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 7 नेशन जिसमें मेरा ब्लू वाइंड एम्परल भी शामिल है और जहाँ हम सभी सांस लेते हैं वहाँ एक दूसरे को मार के किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। सो इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि सब प्रिटेंड करे कि यहाँ आज कुछ हुआ ही नहीं और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ मौजूद कोई भी इसके बारे में एक सिंगल वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ मनी मन एम्परर कहता है कि मुझे योंजी को थैंक्स कहना होगा क्योंकि आज भी वो ब्लू वाइंड एम्परल की इज्जत को सबसे ऊंचा रखा। जहाँ योंजी कहता है 5 महीने बाद मैं खुद डिवाइन फोनिक्स एम्पायर आ रहा हूँ 7 नेशन टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करने के लिए। सो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तैयार रहना और हाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट मत करना। और फिर भाई को याद आता है कि उसका आज शादी भी है। सो वो मेहमान से कहता है कि मैं सबसे माफी मांगता हूँ क्योंकि कुछ जोकर के कारण मुझे आप सबको उदास करना पड़ा। सो प्लीज अभी सभी लोग अपने अपने कुर्सियों पर बैठ जाए। तभी लोग बाग कहने लगते हैं कि यहाँ तक डिवाइन फोनिक्स एम्पायर प्रिंस भी योंजी के सामने कुछ नहीं है। सो हम उसे किसी भी कीमत पर उकसा नहीं सकते, अगर फिर भी हम उकसाए तो वो हमारा आखिरी दिन होगा। तभी एम्पायर योंजी को कहता है कि शादी का वक्त हो गया सो जाओ लेकिन पहले कपड़े को बदल लेना। तभी खूबसूरत ब्राइड को देखने को मिलता है जहाँ आंट कहती है डोंट वरी लिटिल जी बिल्कुल ठीक होगा, अभी हमें जाना चाहिए। जहाँ प्रिंसेस भी लगी और जैसे ही वो बाहर आती है योंजी उसे वार्म वेलकम करता है और योंजी को देखकर प्रिंसेस कहती है कि आज से मैं पूरे तरह तुम्हें बिलोंग करती हूँ। और तभी रिचुअल के साथ शादी पूरा होता है और फिर सीन चेंज होता है और फर्स्ट नाइट का सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर योंजी दंग रह जाता है क्योंकि आप यहाँ क्लियर रीजन देख सकते हो जो मैं बताऊंगा नहीं। और योंजी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है और वो है सीनियर सिस। जहाँ प्रिंसेस कहती है कि हस्बैंड क्या अभी भी तुम मुझे सीनियर सिस कह के पुकारोगे। जहाँ हाक करके योंजी कहता है कि श्योर हो अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मून सिटी में कब का मर चुका होता और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारे वजह से हूँ और तुमसे मिलना हेवन के तरफ से मिला हुआ मुझे सबसे बड़ा तोहफा है। जहाँ प्रिंसेस कहती है हस्बैंड सेम फॉर मी और फिर बत्ती बुझाकर दोनों पूरे तरह से एक दूसरे का बन जाते हैं जो कि आप समझ सकते हो। लेकिन बाहर बैठकर लिटिल आंट कहते हैं कि फिर से लिटिल ची का एक और वेडिंग नाइट है और ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट है जैसा ही है और ये एपिसोड ही खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।